Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम BSc पार्ट फर्स्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है एल्किल हैलाइड। हम BSc पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन हो, इसका मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है उनको हम हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दें, जो यौगिक होंगे वो क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब डिपेंड करेगा कि हाइड्रोकार्बन मूलक क्या है, उसकी प्रकृति के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन सपोज एल्केन है तो उस व्युत्पन्न को क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। यदि एल्कीन है तो उसे हेलो एल्कीन, एल्काइन है तो हेलो एल्काइन। एरिल या एरोमेटिक रिंग में फर्स्ट मेंबर बेंजीन हो या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो तो उसे क्या नाम देंगे हम, एरिल हैलाइड। इस तरह से हाइड्रोकार्बन मूलक की नेचर के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्नों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। दूसरा डिवाइडेशन कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणु एक भी हो सकता है, 2, 3, 4 इस तरह से जुड़ सकते हैं। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्नों को मोनो, यदि एक हैलोजन जुड़ा है तो मोनो, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब इस अध्याय में या इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होंगे कि जो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। और आईयूपीएसी पद्धति में एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन कहा जाता है, जो कि हम आगे नामकरण में भी पढ़ेंगे। तो देखो इनको सिंपल किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एल्केन का फॉर्मूला लिखा CnH2n+2, या इसको क्या लिख सकते हैं RH, इस पे X जोड़ें और क्या निकल जाए H, तो क्या बन जाएगा CnH2n+1X या RX। इस तरह से एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन, अब देखो हैलोजन कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसी टाइप से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। फ्लोरीन कंपाउंड हम कम पढ़ते हैं क्योंकि फ्लोरीन कंपाउंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं जिसके कारण ये एक्सप्लोसिव या विस्फोटक होते हैं। इसलिए विस्फोट होने के डर के कारण हम फ्लोरो कंपाउंड्स की स्टडी कम करते हैं। अब नेक्स्ट इनका वर्गीकरण, अलग अलग बेसिस पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो फर्स्ट वर्गीकरण करें हम कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें कार्बन परमाणु कौन सा है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण करें कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो पहला वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार, जैसे फर्स्ट है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसा नाम से ही है प्राथमिक एल्किल हैलाइड कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें हम प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। प्राथमिक कार्बन का मतलब कि या तो सीधा कार्बन से जुड़ा हो या जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, केवल एक से ही जुड़ा हो, उसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कह देंगे। जैसा एग्जांपल है CH3CH2Br, केवल CH2 एक CH3 से जुड़ा हुआ है, CH3CH CH3 CH2Cl। अब देखो हैलोजन CH2 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाले कार्बन से चाहे कितने ही कार्बन जुड़े हों, हमें डायरेक्ट हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी को देखना है। दूसरे वे में इसको लिखें कि प्राथमिक हैलाइड में हैलोजन जो है वो हमेशा CH2 से जुड़ा रहेगा, तो इनमें CH2X समूह पाया जाता है। दूसरा प्रकार है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें द्वितीयक हैलाइड कहते हैं। द्वितीय कार्बन का मतलब जिस हैलोजन से कार्बन जुड़ा हो वो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो।
जिसका एग्जाम्पल है CH(X). देखो X CH से जुड़ गया, अब CH के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ CH3, तो CH कौन सा समूह हो गया? सेकेंडरी, तो इसे हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड नाम देंगे। और इनमें सामान्यतः ये समूह उपस्थित रहता है CH, और दोनों वैलेंसी फ्री, दोनों तरफ कार्बन जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक एल्किल हैलाइड, कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीय कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें हम तृतीयक हैलाइड कहते हैं। इनमें कौन सा समूह होगा? X, और डायरेक्ट किससे जुड़ा हो? C, और वह C 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कह देंगे। इस तरह से कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद है इनका नामकरण, कि एल्किल हैलाइडों का नामकरण हम किस तरह से दें। जो आप इससे पहले भी 11th-12th में भी इनका नामकरण पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ ब्रीफ में इनका नामकरण देखेंगे। सामान्य रूप से इन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। सामान्य पद्धति में इन्हें क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कह देते हैं। हैलाइड जैसे Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड नाम देंगे। जबकि IUPAC पद्धति में इन्हें हैलो एल्केन कहा जाता है। हैलो हैलोजन के लिए आ जाएगा, जैसे Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, और जितने कार्बन के एल्केन है वो एल्केन लिख देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे CH3Cl। देखो CH3Cl, अब इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम, सामान्य नाम तो होगा मेथिल क्लोराइड, और IUPAC नाम Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो, और एक कार्बन को नाम देते हैं मेथ, और सेचुरेटेड है तो क्या लगा देंगे? एन, तो इसका नाम क्या होगा? सॉरी, क्लोरोमेथेन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ क्या आ गया? देखो Br, और ये ग्रुप कौन सा है? आइसो, CH3 CH CH3, और CH पे वैलेंसी फ्री, तो उसको आइसो समूह नाम देते हैं, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये तो सामान्य नाम। अब जब इनका IUPAC में नाम लिखेंगे तो देखो IUPAC में नाम लिखने के लिए इस पर नंबरिंग करेंगे, क्योंकि Br की अब पोजीशन दर्शानी होगी, तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से हैलोजन को कम अंक मिले। अब इसमें देखो दोनों तरफ से सेम पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, इधर से होगा तो 1 2 और 3, इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 3, अर्थात Br वाले कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है? 2। तो किसी भी वे से हम नंबरिंग करें, Br 2 नंबर पर कार्य रहता है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तीसरा एग्जाम्पल इसका देखो IUPAC नाम तो क्या होगा? ये आइसो ग्रुप है, इसमें पर 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब IUPAC में वही नंबरिंग देंगे कि हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उसे कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ 1 2 और 3। अब देखो 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी हम पोजीशन के सहित दर्शाएंगे। अब यहाँ पर हैलोजन भी प्रीफिक्स या पूर्व लगन के रूप में लिख रहे हैं। प्रीफिक्स या पूर्व लगन का मतलब जो नाम से पहले लिखा जाता है। तो एक तो हो गया हैलोजन, दूसरा क्या हो गया? मेथिल ग्रुप। तो 2 पूर्व लगन हो, ऐसी स्थिति में उस प्रीफिक्स या पूर्व लगन को पहले लिखा जाता है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब क्लोरो स्टार्ट होगा C से और मेथिल M से, तो पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो को, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तीसरा एग्जाम्पल देखें, देखो अब Cl जुड़ा हुआ है टर्सरी कार्बन से, तो इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये तो इसका सामान्य नाम। अब IUPAC पद्धति में कोई नंबरिंग करेंगे, तो देखो 1 ऊपर वाला CH3, सेकेंड नंबर कार्बन, और थर्ड नंबर दूसरा CH3, 1 2 3, या 1 2 3 या 1 2 3, 3 वे हैं, तीनों तरफ से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। चेन चाहे सीधी हो चाहे मुड़ी हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी से लंबी चेन हमें लेनी है। ये 3 यहाँ नहीं लिखकर हम इधर भी दे सकते हैं 1 2 3। तो इस तरह से कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, और Cl कितनी पोजीशन पर है? 2 पर, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरह से हम एल्किल हैलाइड का सामान्य और IUPAC नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों में समावयवता या आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड में
तीन तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती है। आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो समाव्यवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समाव्यवता और एक त्रिविम समाव्यवता। तो यहाँ पर हम दोनों तरह की समाव्यवता को मिक्स रूप से देखते हैं। तो ये कौन कौन सी समाव्यवता दर्शाता है? देखो, संरचनात्मक समाव्यवता के प्रकार हैं श्रृंखला समाव्यवता, स्थिति समाव्यवता, मध्याव्यवता, चलाव्यवता और क्रियात्मक समूह समाव्यवता। और त्रिविम समाव्यवता दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक और ज्यामितीय। ये हम समाव्यवता के प्रकार पढ़ते हैं। तो इनमें ये कौन कौन सी दर्शाता है? तो संरचनात्मक का पहला प्रकार ये श्रृंखला समाव्यवता दर्शाता है, अर्थात श्रृंखला समाव्यवता कि जिनमें कार्बन चेन में अंतर पाया जाता हो, कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन श्रृंखला क्या हो, अलग अलग, वो एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी होंगे और उस गुण को श्रृंखला समाव्यवता कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है C4H9Cl, तो इसकी संरचना एक तो ये लिख सकते हैं ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा ये बना दिया इसका आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो नंबरिंग देते हैं तो इसमें तो चेन आएगी 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4, और इसमें 1 2 और 3, दोनों में चेन क्या हो गई, अलग अलग। एक में 4 कार्बन की चेन बन रही है और एक में 3 कार्बन की, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी। दूसरी समाव्यवता स्थिति समाव्यवता, कि जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु हैलोजन की स्थिति अलग अलग हो। अब देखो इसमें कार्बन चेन में अंतर नहीं होगा, केवल किस में फ़र्क हो, हैलोजन की स्थिति में। अणुसूत्र लिया C3H7Cl, तो इसका ये एक तो बनाया प्रोपिल क्लोराइड और दूसरा देखो 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों में कार्बन चेन 3 की है परंतु Cl की पोजीशन क्लोरोप्रोपेन में तो 1 नंबर पर और 2 क्लोरोप्रोपेन में 2 नंबर पर इसकी पोजीशन है। तो पोजीशन में जब अंतर हो उन्हें पोजीशन आइसोमर या स्थिति समावयवी कहते हैं। तीसरी है प्रकाशिक समाव्यवता, कि जब किसी एल्किल हैलाइड में असममित कार्बन हो या एसिमेट्रिक कार्बन हो। असममित या एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब कि जिस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हों, साथ ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों समूह क्या हों, अलग अलग, उसे हम असममित कार्बन कहते हैं। तो यदि किसी एल्किल हैलाइड में असममित कार्बन उपस्थित है तो वह प्रकाशिक समाव्यवता दर्शाता है। जैसे C2H5 जुड़ गया एक समूह, दूसरा CH3, एक H और एक Br, तो ये असममित एल्किल हैलाइड है, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। और जब मिरर इमेज दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों तो वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो ये मिरर इमेज इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है, अर्थात नाम दिया हमने A और B, तो A और B एक दूसरे की मिरर इमेज हैं परंतु अध्यारोपित नहीं होती हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। इस तरह से एल्किल हैलाइड 3 प्रकार की समाव्यवता दर्शाते हैं, श्रृंखला समाव्यवता, स्थिति समाव्यवता और प्रकाशिक समाव्यवता। इस तरह से ये एल्केन के बारे में जनरल इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें फर्स्ट मेथड है एल्केन के हैलोजनीकरण से। एल्केन की अभिक्रिया ताप या प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से करवाने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड बनते हैं। कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ताप या प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन करवाएं तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से हो जाता है और एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब देखो एल्केन में जो हाइड्रोजन हटाएं उनके प्रतिस्थापन का क्रम क्या हो सकता है, 3, 2 और 1। यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो सबसे पहले उसका प्रतिस्थापन होगा, 2 डिग्री है तो उसका, या 1 डिग्री है तो उसका, इस तरह से चलेगा। पहले 3 डिग्री का, 3 डिग्री नहीं है तो फिर 2 डिग्री का, और 2 डिग्री भी नहीं है तो 1 डिग्री का प्रतिस्थापन होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के प्रतिस्थापन से 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। और हैलोजन के रेस्पेक्ट में क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ताप में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में फ्री रेडिकल बनते हैं। क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर एल्किल क्लोराइड बनेंगे
और ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाने पर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम अभिक्रिया लिख रहे हैं, एथेन की अभिक्रिया करवाने से एथिल क्लोराइड बनता है। अब देखो प्रोपेन लें तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 और एक 2। अब हमने क्रम लिखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा मात्रा में बनेगा। आइसोब्यूटेन में अब 2 तरह के हैं, प्राइमरी भी है और टर्सरी भी है, तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा बन जाएगा? टर्सरी अधिक मात्रा में बनेगा। यदि ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेंगे? ब्रोमाइड। एथेन की अभिक्रिया करवाने पर एथिल ब्रोमाइड। प्रोपेन से वही 1 और 2 ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। इसी तरह से आइसोब्यूटेन लेंगे तो 3 डिग्री अधिक मात्रा में बनेगा। तो इस तरह से क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, एल्केन का आयोडीनीकरण उच्च ऑक्सीकारक अभिकर्मक HNO3 या HiO4 या HiO3 की उपस्थिति में किया जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीनीकरण अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण ऑक्सीकारक जो है वो HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलती रहती है। यदि हम ऑक्सीकारक अभिकर्मक नहीं लेंगे तो यह अभिक्रिया HI के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी और हमें एल्किल आयोडाइड की यील्ड बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगी। तो CH4 इसकी अभिक्रिया I2 से CH3I और HI, जैसे ही ऑक्सीकारक अभिकर्मक लेंगे यह HI को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में, और अभिक्रिया को इरिवर्सिबल बना देगा या अभिक्रिया को अग्र दिशा की ओर चलती रहेगी, जिससे प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। अब देखें हम कि देखो क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण में प्रतिशत अलग अलग होता है। देखो 2 क्लोरोप्रोपेन 55% बन रहा है, जबकि 2 ब्रोमोब्यूटेन 98%। इसी तरह से 3 ब्यूटिल क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है 64 और ब्रोमाइड में 99। देखो दोनों के रेशियो में बहुत अधिक फर्क होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अलग अलग मात्रा में उत्पाद बनते हैं। इन्हें हम सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के आधार पर दर्शाते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी क्लोरीन की सेलेक्टिविटी से अधिक होती है, इसलिए ब्रोमीन के प्रोडक्ट क्लोरीन से अधिक मात्रा में बनती है, जिसके बारे में हम डिटेल से एल्केन का जो अपना चैप्टर आगे आएगा वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ केवल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। इसके बारे में आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसका PDF मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, उसे पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।